तो आज के दिन डेयरडेविल के ड्रॉप होने वाले दो एपिसोड्स, एपिसोड नंबर 5 और एपिसोड नंबर 6 कॉमिक बुक रेफरेंसेस और ईस्टर एग से भरे हुए थे। वो क्या है उनके ऊपर एक एक करके बात करेंगे, लेकिन पहले एपिसोड नंबर 5। तो जब ये एपिसोड एक्चुअली ट्रेलर में दिखाया गया था, इसकी जो सीक्वेंसेस आ रही थी बैंक रॉबरी की, तो मैंने इमेजिन नहीं किया था कि ये लोग इसको इस तरह से प्ले आउट करेंगे। मतलब जब ये खत्म होता है तो ये एक्चुअली रियलाइज कि इस एपिसोड का पूरे के पूरे सीजन पर कितना कम वेट पड़ेगा। मतलब इसका कोई ऐसे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीजें हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस एपिसोड को सेंट पैट्रिक्स डे का एक बैकग्राउंड दिया गया है, जो कि एक आयरिश फेस्टिवल है जहां पर लेप्रेकॉन्स का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। वो आपने कई सारी फिक्शनल कहानियों में ऐसे लंबी सी हरी टोपी, फिर हरे कोट, हरे कपड़े और एक डंडी वंडी पकड़कर लाल दाढ़ी रखने वाले कुछ छोटे क्रीचर्स देखे होंगे ना, तो उन्हीं को लेप्रेकॉन्स कहा जाता है। और इनको हमेशा ही गोल्ड से एसोसिएट करते हैं। मतलब इनकी जो कहानी है वो गोल्ड पर आकर रुकती है। लेकिन ये भी बोला जाता है कि सेंट पैट्रिक्स डे एक ऐसा दिन है जहां पर लेप्रेकॉन्स बाहर निकल के आते हैं, और अगर किसी भी लेप्रेकॉन ने किसी इंसान को बिना हरे कपड़ों के देख लिया तो वो उसको पिंच कर देगा। ये ही सेम चीज आगे एपिसोड में मेंशन भी करी जाती है। लेकिन इनकी ये वाली कहानी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट कहानी है वो है सोने वाली, तो उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल हम लोग मैट मर्डॉक को बैंक मैनेजर के सामने बैठा हुआ देखते हैं। हमें आगे जाकर पता चलता है कि बैंक मैनेजर तो है नहीं, लेकिन असिस्टेंट बैंक मैनेजर एक्चुअली में कमाला के पापा हैं, यूसुफ खान। इन्होंने अपनी टेबल पे मिस मार्वल के सारे ईस्टर एग्स भर मारे, अपने परिवार की फोटो, एक फंको पॉप, उसकी एक छोटी सी ड्राइंग। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर नोटिस होती है और वो है इस टेबल पे रखी हुई रूमी की किताब। अब रूमी एक्चुअली पुराने टाइम में एग्जिस्ट करने वाले काफी फेमस पोएट थे, जिनकी कुछ सेइंग्स, कुछ कोटेशंस आज भी चलते आ रहे हैं, जैसे कि व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। और यही सेम चीज हम लोगों ने मिस मार्वल में सुनी भी थी। तो यहाँ पर इन लोगों ने इस चीज को ऐसे थोड़ा सा कनेक्ट करा ईस्टर एग्स के साथ में। तो कमाला के पापा आते हैं, थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह करने के बाद हमको ये बताते हैं कि कमाला एक्चुअली न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि कैलिफोर्निया में है। और ये हो सकता है कि एक रेफरेंस हो वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स को लेके। बेसिकली कॉमिक बुक्स में जैसे यंग एवेंजर्स होते हैं, एवेंजर्स होते हैं, वैसे एक वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स भी होते हैं। मतलब जो हमारे एवेंजर्स है वो न्यूयॉर्क के आसपास ऑपरेट करते हैं, अमेरिका की ईस्ट कोस्ट पे, वेरास जो वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स है वो कैलिफोर्निया से ऑपरेट करते हैं। और इसमें मिस मार्वल भी इनकी मेंबर रह चुकी है, इंक्लूडिंग मेनी अदर सुपर हीरोज। अब ऐसा हो सकता है कि डूम्सडे सीक्रेट वॉर्स में तो खैर वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट बचेगी नहीं बैटल वर्ल्ड होगा, लेकिन मे बी डूम्सडे में जब दूसरे सुपर हीरोज का इंट्रोडक्शन कराया जाए तो उसमें से कुछ हमको वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स के फॉर्म में भी देखने को मिल सकते हैं। बट हमें यह भी पता चलता है कि मैट को मिस मार्वल के बारे में कुछ नहीं पता। बहुत सारे नॉर्मल लोगों की तरह इतना रिलेटेबल भी नहीं बनना था मैट मर्डॉक। तो बेसिकली मैट को एक लोन चाहिए था, जिसको यूसुफ भाई रिजेक्ट कर देते हैं। मैट मर्डॉक निराश होकर बाहर निकल ही रहे होते हैं कि तभी हमको दिखाया जाता है कि बैंक में कुछ रॉबर्स एंटर कर चुके हैं। ये रॉबर्स भी आयरॉनिकली आयरिश ओरिजिन के दिखाए हुए हैं। मतलब सेंट पैट्रिक्स डे वाली पूरी चीज यहाँ पर चल रही है। आयरिश रॉबर है, वो आते हैं बैंक लूटने के लिए। मैट को ये बात पहले ही पता चल जाती है, तो वो फिर से बैंक के अंदर घुस जाता है। और यहाँ पर मैंने कुछ कुछ चीजें नोटिस करी। सबसे पहले तो कमाला के पापा जो है वो अपने ऑफिस में जाकर के फोन उठा के उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। आपके पास मोबाइल नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती क्या? अभी थोड़ी देर पहले ही वाइब्रेट हो रहा था। और वेयर द is the card for this bank? खैर, तो मैट अंदर आता है, द यूजुअल स्टैंडर्ड स्टफ कि मैं अंधा हूं, देख नहीं सकता। वो लोग उसको पकड़ के वहां बिठा देते हैं। वो हार्ट बीट से लोगों को काउंट कर लेता है कि वहां पर कितने लोग हैं, कितने पैनिक कर रहे हैं, लोग कैसे आपस में बात कर रहे हैं। बाहर पुलिस भी आके खड़ी हो चुकी है, जो कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर रही फिलहाल। लेकिन हाँ, यहाँ पर डिटेक्टिव एंजी किम की भी एंट्री हो जाती है, जिसको हमने एपिसोड 1 में देखा था। वो बार फाइट सीक्वेंस को सर्वाइव कर गई होगी प्रोबेबली। और रॉबर और डिटेक्टिव साहब के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। वो अपने आप का जेसी जेम्स का रेफरेंस देता है। जेसी जेम्स जो है वो यूएसए में एग्जिस्ट करने वाला काउबॉय था, लेकिन इसका मार्वल के कॉमिक बुक पैनल्स में भी थोड़ा बहुत रेफरेंस है। होता क्या है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर एक सुपर विलन इनको टेलीपोर्ट करके कैप्टन अमेरिका से फाइट करने के लिए तैयार करवा देता है। फिर हमको मैट मर्डॉक के आयरिश ओरिजिन्स का पता चलता है। वो खुद भी आयरिश में बात कर लेता है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। इस बैंक के वॉल्ट में बहुत सारा कैश नहीं है, बल्कि सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स है, और उनको लूटना काफी हद तक गैम्बल खेलने जैसा है। मतलब कोई गारंटी नहीं है कि इसमें आपको उतना पैसा मिलेगा जितना एक रेगुलर बैंक में मिलता है। तो इसका जवाब भी हमें थोड़ी देर बाद मिल जाता है, जब मैट गुंडों को पीटता हुआ उस वॉल्ट की तरफ जाता है। लेकिन इससे पहले मैट मर्डॉक अपना स्पाइडरमैन नो वे होम वाला डायलॉग बोलता है कि आई एम ए वेरी गुड लॉयर। और हम देखते हैं कि का नाम मार्टिन लॉक एंड कंपनी है। एक मिनट के लिए तो मुझे लगा कि एंटमैन वाला ईस्टर एग यहां पर भी चिपका सकते हैं, बट दे डिड नॉट। मार्टिन लॉक को अगर आप मार्वल के पन्नों पे ढूंढने जाओगे
तो ये कैप्टन ब्रिटेन के राइटर थे और इन्होंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखा मार्वल के लिए, लेकिन बंदा एग्जिस्ट करता है। फिर जब मैट इस लॉकर को खोलता है तो इस पे 407 नंबर लिखा हुआ है, जो हो सकता है कि डेयरडेविल की 407 नंबर की कॉमिक बुक्स को लेकर एक ईस्टर एग हो। इसकी कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें सैमी साइक नाम का एक कैरेक्टर होता है जो कि हरामी रहता है एक नंबर का। वो पहले विल्सन फिस्क को निपटाने की कोशिश करता है और वहां से बात निकल के आती है कि विल्सन फिस्क इज डेड, और फिर वो डेयरडेविल को एफबीआई के सामने बता देता है कि यही मैट मर्डॉक है। इससे भी ज्यादा इस इशू में पहली बार एंट्री हुई थी चेरी नाम के कैरेक्टर की, जो कि हम इस सीजन में भी देख रहे हैं। खैर, तो हमको ये पता चलता है कि जितने भी रॉबर्स हैं ये एक्चुअली में एक पिंक ऑरेंज कलर के डायमंड के पीछे हैं। इस डायमंड का सिग्निफिकेंस या रेफरेंस हमको कुछ भी नहीं बताया गया, बस इतना पता है कि ये डायमंड लेकर के मैट मर्डॉक बाहर जाता है, रॉबर को दिखाता है, रॉबर कहता है मेरे को चाहिए। इतने में पुलिस अपनी एंट्री मार लेती है, सारा केओस होता है। मैट अपने हाथ में मौजूद एक पोटली उठा करके उस रॉबर के हाथ में फेंक देता है। वो रॉबर जो है वो पुलिस वाले का भेष बदल के वहां से बाहर निकलने लगता है, बट मैट नोज हु ही इज और वो उसको चेस डाउन करता है, मारता पीटता है। और हमको ये पता चलता है जो पोटली मैट ने उस रॉबर को दी थी वो उस रॉबर ने एक लड़की को दे दी थी। उस लड़की ने जब आगे जाकर इसको खोला तो उसमें हीरा नहीं बल्कि कैंडी निकलती है, जो अगेन सेंट पैट्रिक्स डे और लेप्रेकॉन से काफी ब्यूटीफुल वे में कनेक्टेड हो जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि लेप्रेकॉन्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो बहुत ही मिस्टीवियस टाइप के क्रीचर्स हैं और वो अपने सोने को एक मटके में डालकर छुपाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर किसी को भी, किसी इंसान को अगर कभी लेप्रेकॉन मिल जाता है तो उस लेप्रेकॉन को वो गोल्ड का पता बताना होता है। लेकिन इसमें कैच ये है कि जो भी लेप्रेकॉन का गोल्ड है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब वो रियल गोल्ड लेप्रेकॉन ने कहीं और छुपा के रखा हुआ है और इंसान को कुछ और ही रास्ता बता के एक फेक गोल्ड की तरफ भेज दिया जाता है, जो इस एपिसोड में हम मैट मर्डॉक को करते हुए देखते हैं जब वो हीरे को उस कैंडी से स्वैप कर लेता है। तो एंड फिर इसके बाद हम लोग मैट को यूसुफ के पास जाकर उसको हीरा वापस करते हुए देखते हैं। यूसुफ कहता है कि आप कभी मेरे घर डिनर पे आना। कमाला की थोड़ी बहुत बातचीत होती है। खैर, तो इस पूरी चीज के एंड में हमको ये पता चलता है कि पूरी बैंक रॉबरी जिसमें मैट ने जाकर के लोगों को पीटा पाटा और फिर वो हीरा वीरा चुराने का जो पूरा सीन था वो करवा रहा था लूका, जो हमको अगले एपिसोड में देखने को भी मिलता है, बट मोर ऑन दैट लेटर। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं एपिसोड नंबर 6 पे, जहां पर मैट के साथ पिछले एपिसोड में जो कुछ भी हुआ वो पूरी बैंक रॉबरी वाली चीज उसको बस एक ही बार मेंशन करती है हेदर, और इसके अलावा वो चीज हवा में उड़ा दी जाती है। पिछले एपिसोड में फिस्ट नहीं था। इनफैक्ट इस सीजन का कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं था जिसकी कहानी डायरेक्टली कनेक्टेड हो इस बैंक रॉबरी और इस पूरे सीजन के साथ में। लेकिन स्टार्टिंग में ही हमको सोर्ड्समैन नाम का एक कैरेक्टर दिखा दिया जाता है जो तलवारबाजी कर रहा है। वो बीबी यूरिक की रिपोर्ट में हमको देखने को मिलती है उसकी फुटेज, और इसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। ये वही कैरेक्टर है जो हमने हॉकाई में देखा था, क्योंकि दूसरी तरफ मिल चुका है म्यूज का पहला विक्टिम, जिसकी आंखें भी म्यूज की तरह ही ब्लीड कर रही है, निकाल ली गई है, एंड इट लुक्स क्वाइट ब्लडी। अब जैसे जैसे हम लोग इस ब्रेकडाउन में आगे बढ़ेंगे मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा कि म्यूज के कॉमिक बुक रेफरेंसेस क्या है और कॉमिक बुक से यहाँ पर चीजें कैसे कनेक्ट होती हैं। तो हम लोग इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि म्यूज बेसिकली कॉमिक बुक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक ऐसा कैरेक्टर है, एक सीरियल किलर है जो कि विक्टिम्स के ब्लड का यूज करके और अपने आर्ट को अपना नजरिया, शेप, जो कुछ भी है वो देना पसंद करता है। एंड इस एपिसोड में हम कुछ कुछ वैसे ही देखते हैं। ये जो सबसे पहले बॉडी दिखाई जा रही है, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि म्यूज का जो आर्ट है वो सिर्फ लिमिटेड नहीं है पेंटिंग्स और ग्राफिटीज तक। वो एक्चुअली ह्यूमन बॉडीज को डिफॉर्म करके अपने तरीके से शेप देना पसंद करता है और उसको भी आर्ट कह के बुलाता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी को मार दिया है तो उसको एक चेयर के फॉर्म में बना के बिठा देगा, एंड क्योंकि राइगर मॉर्टिस सेट इन हो जाता है तो फिर उसके बाद बॉडी पूरी तरह से अकड़ जाती है और वो उसी फॉर्म को परमानेंटली ले लेती है। तो ये इसी चीज का यूज करके अपने आर्ट को मल्टीपल शेप, साइजेस और पता नहीं क्या कुछ देना पसंद। इट इज प्रिटी ब्रूटल, आई एम टेलिंग यू। वहीं दूसरी तरफ हम लोग मैट को देखते हैं जो कि फॉगी को अभी भी याद कर रहा है। उसके फ्यूनरल पे जो भी यूलॉजी उसने दी थी उसके बारे में पढ़ता जा रहा है। इट समवॉट फील्स जैसे मैट डेयरडेविल बनने से पहले वो प्रीस्ट को जाकर अपना कन्फेशन दिया करता था ना, तो कुछ कुछ वैसी ही चीजें। खैर, हम विल्सन फिस्क के ऑफिस में देखते हैं कि लूका भाई आकर के बैठ चुके हैं। इन्होंने ही पिछली वाली जो पूरी बैंक रॉबरी थी वो ऑर्गेनाइज कराई थी। लेकिन ना इसी पूरी सीक्वेंस का इस्तेमाल करके इन लोगों ने विल्सन फिस्क और मैट मर्डॉक के बीच में अच्छे खासे पैरेलल दिखाने की कोशिश करी है। मतलब उन दोनों के बटन्स कॉन्स्टेंटली पुश हो रहे। विल्सन फिस्क के लूका पुश कर रहा है और इधर मैट के सॉर्ट ऑफ हेदर पुश कर रही है या नहीं, बिकॉज ऐसा लगता है कि मैट को ऐसा लगने लगा है कि हेदर उसे भी अपने पेशेंट की तरह ट्रीट करके थेरेपी टाइप की चीज देना चाह रही है, उससे बात करना चाह रही है कि अभी तुम बैंक रॉबरी में थे तो तुमसे बात करनी चाहिए। एंड मैट डज नॉट वांट दिस। उसको लगता है कि मेरे को इंसान जैसे ट्रीट किया जाए, अपने पेशेंट की तरह नहीं। और वहीं दूसरी तरफ विल्सन फिस्क के साथ भी ये हो रहा है कि वो इतनी पावर होने के बाद भी कुछ चीजों का कुछ भी नहीं कर पा रहा। लेकिन हाँ, हमको ये भी पता चलता है कि हेदर ग्लेन जो है वो विजिलेंटीज पे किताब लिखना चाहती है जिसमें पनिशर और डेयरडेविल उसकी लिस्ट में है। और मैट ये बात सुनकर हंसता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज आगे जाकर कहीं ना कहीं म्यूज से कनेक्ट हो सकती है, बिकॉज
म्यूज को भी जिस तरह इस पूरे एपिसोड में सेटअप किया गया है तो वो मास्क विजिलेंटी वाली चीज आ रही है, स्पेशली तब जब आप हेदर के इस वाले सीन को याद करने की कोशिश करते हो तो यहाँ पर जो बंदा इससे बुक साइन करवाने आता है इट कुड बी म्यूज। खैर, तो इसके दूसरे सीन में हम लोग जॉन सैंटिनी नाम के इस कैरेक्टर को देखते हैं जो कि न्यूयॉर्क के सैनिटेशन डिपार्टमेंट में काम करता है। एंड कॉमिक बुक्स के ज्ञान तो आएगा, इतनी देर से दे रहा हूं, इस पे भी ले लो। तो बेसिकली जॉन सैंटिनी तो नहीं, लेकिन इसका बेटा कॉमिक बुक्स में एग्जिस्ट करता है और जॉन की थोड़ी बहुत रेफरेंस दी गई है। होता क्या है कि एक छोटा बच्चा जिसका नाम जेम्स सैंटिनी है वो अपने पिताजी के बारे में बात करता है कि कैसे उसके पिताजी जो कि टॉक्सिक वेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे उनकी मृत्यु हो गई, और उसी चीज को इन्वेस्टिगेट करते हुए जब वो गुफाओं में गया तो वहां उसको पानी मिला। उस पानी को पीने के बाद वो खुद म्यूटेट हो जाता है और उसके पंख वंख निकल आते हैं, जिस वजह से उसे भाग के न्यूयॉर्क आना पड़ता है। वहां पर स्पाइडरमैन उसकी हेल्प वगैरह करता है और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मतलब स्पाइडरमैन ठीक कर देता है। तो यहाँ पर भी जॉन सैंटिनी टॉक्सिक वेस्ट सैनिटेशन डिपार्टमेंट में ही काम कर रहा है, जिसको ये पता चलता है कि जो ग्राफिटीज बिल्डिंग पे बनाई हुई है उनको इपॉक्सी से सेट कर दिया गया है, और इपॉक्सी को सैंड पेपर से घिसने के बाद जब उन्होंने उस रेड कलर को जो उसके अंदर था उसको इन्वेस्टिगेट किया तो इट टर्न्स आउट टू बी ह्यूमन ब्लड। और इस पूरी चीज को जब ये लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं तो विल्सन फिस्क और जो पुलिस वाले हैं उनको पता चलता है कि इसके अंदर 60 लोग थे, मतलब 60 लोग का ब्लड है इसके अंदर। और ये चीज कॉमिक बुक से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। होता क्या है कि जब पहली बार डेयरडेविल को क्राइम सीन पे बुलाया जाता है तो ये करने वाला एक दूसरा विजिलेंटी सुपर हीरो होता है जिसका नाम था ब्लाइंड स्पॉट, और डेयरडेविल वहां पहुंचते ही इस बात को रियलाइज कर लेता है, मतलब वो सूंघ के उसको समझ में आ जाता है कि ये म्यूरल जो बना हुआ है ये ह्यूमन ब्लड से बना है। इनफैक्ट डेयरडेविल के सेंसेस इतने ज्यादा भयानक है कि वो ये तक सेंस कर सकता है कि इस म्यूरल में 133 लोगों का ब्लड था, वेराज यहाँ पे 60 मिलते हैं तो वहां पर 133, लेकिन काफी सिमिलैरिटीज हैं। इधर दूसरी तरफ हम लोग म्यूज को अपनी ग्राफिटी बनाता हुआ देखते हैं, तभी उसके सामने दो लड़कियां आती हैं जो उसकी फोटो लेना चाहती हैं। एंड ये चीज मुझे थोड़ी अजीब लगी। बेसिकली कॉमिक बुक्स में क्या होता है कि म्यूज चाहता है कि उसके आर्ट को एडमायर किया जाए, पूरी दुनिया देखे, उसको वो रिस्पेक्ट मिले, एक्नॉलेजमेंट मिले। एंड यहाँ पर जब उसको वो लड़कियां आकर के रिस्पेक्ट देने की कोशिश कर रही होती है तो वो उन्हीं को खत्म कर देता है। भाई वो कहते हैं हमको फोटो लेनी है, वो कहता है फोटो तो नहीं बट कुछ, खैर वो यहाँ पे रोस्ट फर्स्ट की बातें यहाँ नहीं करते, लेकिन हाँ वो अपने आर्ट का ही पार्ट बना देता है उनको भी। इधर विल्सन फिस्क दूसरी तरफ एक फंड रेजर होल्ड कर रहा है क्योंकि उसको वो पोर्ट पे काम करना है। जो हम लोगों ने कुछ एपिसोड पहले देखा था ना कि वो रेड हुक के पोर्ट पे काम करना चाह रहा है, तो वहां पर उसी चीज को डेवलप करने के लिए वो कुछ बड़े पैसे वाले लोगों से फंड मांगने गया है। और यहीं पर हमको जैक डुकेन उर्फ सोर्ड मास्टर देखने को मिलता है, जो कि हम लोगों ने हॉकाई में भी देखा था। ये बंदा भी काफी पैसे वाला है और विल्सन फिस्क के साथ अगर आपको याद हो तो इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी है, ऑल्दो डायरेक्टली नहीं, क्योंकि इसकी जो फियांसे थी वो विल्सन फिस्क के साथ मिलकर काम कर रही थी या उसके लिए काम कर रही थी और इसी वजह से वो जेल गई। तो आई होप जैक नोज हु इज टॉकिंग टू। ऑल्सो यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है, जब विल्सन फिस्क अपना सूट पहन रहा होता है तो उसका कोट पीछे से फट जाता है जैकेट, और वो कहता है कि ओह आई एम गेटिंग बिगर, मेरे पुराने सूट मुझे नहीं आ रहे। तो ये बताता है कि विल्सन फिस्क जो है वो अपने पुराने रास्तों की तरफ फिर से ग्रेविटेट कर रहा है। और ये चीज पिछले एपिसोड का भी रेफरेंस है, मतलब पिछले एपिसोड का जब वो अपनी स्पेगेटी वगैरह से इतनी बड़ी मील खा रहा था। तो ये बताता है कि विल्सन फिस्क भी और मैट मर्डॉक भी अपने पुरानी चीजों की तरफ ग्रेविटेट कर रहे हैं। खैर, तो चेरी आता है, मैट के पास बैठता है, उसको पूरी म्यूज की कहानी बताता है कि कैसे वो इतने सारे ब्लड का इस्तेमाल करके अलग अलग पेंटिंग्स बना रहा है, ग्राफिटीज बना रहा है। एंड मैट उस चीज से खुश नहीं होता। वो पूछता है कितने लोग, वो कहता है 60, एंड मैट के एक्सप्रेशंस देखने लायक थे। He takes it personally। उसको कहीं ना कहीं ये चीज लगने लगती है कि शायद ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरी वजह से हो रहा है, बिकॉज आई एम नॉट डेयरडेविल, तो मैं उस चीज को रोक नहीं पाया। और शायद हेक्टर अयाला भी उसी चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसकी नीस जो होती है वो आकर मैट को ये चीज बताती है। बाय द वे, पिछले एपिसोड में मैं नाम के साथ कंफ्यूज कर गया था। हेक्टर की नीस एक्चुअली में एवा अयाला नहीं होती, एवा अयाला हेक्टर की बहन होती है, और इस शो में हमको दिखाई है एंजेला उसकी नीस है। एंड कॉमिक बुक्स में वो FBI एजेंट बड़ी होके FBI एजेंट बनने के बाद व्हाइट टाइगर भी बनती है। इधर विल्सन फिस्क ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, क्योंकि ये जो म्यूज की पूरी चीज पता चली है, सीरियल किलर और ये सब, इस बात का फायदा उठाकर वो क्या करता है कि एक एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स क्रिएट करता है। मतलब ऐसी टास्क फोर्स जिसमें है तो पुलिस वाले, लेकिन उनको कुछ स्पेशल अथॉरिटी है विजिलेंटीज के केस में। वो सिर्फ विजिलेंटीज को हंट करेंगे और बॉडी कैम्स वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, एंड That makes it very dangerous। एंड ये चीज डेंजरस इसी वजह से क्योंकि इस टास्क फोर्स में न्यूयॉर्क के जितने भी हरामी वो पनिशर कॉप्स हमको दिखाए गए थे ना, वो सारे हैं। एंड वी ऑल नो कि कितने हरामी हो सकते हैं। पहले एक बंदे को मारा, उसको कवर अप करने के लिए जो विटनेस था उसको भी मारने गए, फिर उसका वकील जो उस विटनेस को प्रोटेक्ट कर रहा था उसको मारने की भी कोशिश करी।
वो तो ही टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी गुड लॉयर, नहीं तो पता नहीं क्या होता। तो अब जब इनको इतनी बड़ी अथॉरिटी मिल चुकी है तो यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि ये किस लेंथ तक जाएंगे पनिशर, डेयरडेविल और बाकी जितने भी विजिलेंटीज हैं स्पाइडरमैन को छोड़कर, उन्हें हंट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर कई सारे बढ़िया बढ़िया कॉमिक बुक रेफरेंसेस है। सबसे पहले तो यहाँ पर हमको कोल नॉर्थ नाम का एक पुलिस वाला दिखाया जाता है जो कि मार्वल कॉमिक बुक्स में भी एग्जिस्ट करता है। ये एनवाईपीडी का एक ऐसा डिटेक्टिव है जो कि काफी ज्यादा एकेडमिकली स्ट्रांग होता है, लेकिन उसके प्रिंसिपल्स बहुत डेंजरस होते हैं। वो विजिलेंटीज को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करता, जिसमें डेयरडेविल और पनिशर उसकी लिस्ट में आते हैं। डेयरडेविल के साथ इसकी खास हिस्ट्री जुड़ी हुई है क्योंकि उससे लड़ते लड़ते ये पूरी दुनिया के सामने आ जाता है। काफी अच्छी खासी फिस्ट फाइट होती है और डेयरडेविल को आखिरी में शूट कर देता है। डेयरडेविल मरता नहीं है, ये उसको कैप्चर कर लेता है और फिर फ्रैंक कैसल को आके इसे बचाना पड़ता है, मतलब डेयरडेविल को बचाना पड़ता है। तो हो सकता है कि ये लोग कोल नॉर्थ को इसी तरह यूज करें इस वाले सीजन में भी। लेकिन उसके अलावा ये जो पूरी एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स हमारा किंगपिन बना रहा है ना, ये भी कॉमिक बुक्स में एग्जिस्ट करती है। मतलब डेविल्स रेन नाम का एक पूरा कॉमिक बुक आर्क था जिसके अंदर विल्सन फिस्क क्या करता है कि ऐसी एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स बनाता है विजिलेंटीज से लड़ने के लिए। बस एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि जहां पर एक तरफ शो में ये लोग डर्टी कॉप्स और पनिशर कॉप्स के साथ गए हैं, वहीं पर कॉमिक बुक्स में विल्सन फिस्क रिडीम्ड सुपर विलेंस का इस्तेमाल करता है, जैसे कि हैमरहेड, टाइफॉइड मैरी और भी कुछ होते हैं। मतलब इसको आप कुछ कुछ ऐसे समझ लो कि थंडरबोल्ट्स या फिर डार्क एवेंजर्स टाइप की टीम, बस ग्राउंडेड लेवल पे, उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग सुपर विलेंस नहीं होते। लेकिन विल्सन फिस्क मेयर बनने के बाद इन विलन्स को लेकर एक टीम बनाता है ताकि वो सुपर हीरोज जो कि विजिलेंटीज की तरह एक्ट कर रहे हैं उनको खत्म करे। बट देन हमें ये पता चलता है कि एंजेला जो कि मैट के पास आई थी इस पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगने के लिए, वो खुद ही मामले को इन्वेस्टिगेट करती हुई पहुंच गई। और जब मैट को पता चलता है कि एंजेला मिल नहीं रही है तो वो समझ जाता है। और फिर हम डेयरडेविल को देखते हैं। और हालांकि वो डेयरडेविल के छत पे दौड़ने वाले, स्विंग करने वाले वीएफएक्स अभी भी सस्ते फील हो रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने उसको एकदम ऐसे बहुत ज्यादा ग्रैंडर टाइप का सूटअप सीन ना दे करके इस चीज को सटल रखा, वो मुझे अच्छा लगा। बिकॉज अगर यहाँ पर वो उसको सूटअप वाला मूवमेंट दे देते तो वो सिचुएशन की ग्रेविटी, उसकी सीरियसनेस को थोड़ा कम भी कर देता। बट म्यूज ने एंजेला को पकड़ लिया है जिसके पैर में वो एक खून खींचू मशीन लगा देता है। अब अगर आप सोच रहे हो कि पैर में क्यों लगाया है या कहाँ पे लगाया, तो फीमोरल आर्टरी पे लगाया होगा मोस्ट प्रोबेबली, जो एक बहुत ही की पॉइंट होता है बॉडी के अंदर। काफी बड़ी आर्टरी है ये, पूरे के पूरे लोअर मतलब हमारे पैरों को खून पहुंचाती है। मुझे अच्छे से याद तो नहीं है, लेकिन जब पढ़ा था तो इसको हंटर्स आर्टरी भी कहा जाता था और ये काफी की पॉइंट होता है। अगर यहाँ पर किसी को सही तरीके से चोट लग जाए तो ही कैन डाई ऑफ ब्लीडिंग। तो डेयरडेविल आता है, म्यूज के साथ लड़ना शुरू करता है। लड़ना क्या, मतलब एक तरफा ही लड़ाई चल रही थी। जितनी कुटाई लगाई है डेयरडेविल ने म्यूज की, आई काइंड ऑफ एंजॉयड इट बिकॉज म्यूज से हम उतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। लेकिन वो पुराना वाला डेयरडेविल देखने को मिला, थोड़ा ब्लडी था, थोड़ा ग्रूसम था। और एक बहुत ही छोटा सा की मोमेंट भी होता है जहां पर म्यूज डेयरडेविल को मार रहा है, उसके मुंह से खून वून भी निकल रहा है, बट मैट जस्ट डजंट गिव अ फक। उसको किसी भी कीमत पर बस एंजेला को बचाना है। हालांकि बीच बीच में उसकी वो अर्ज टेक ओवर कर लेती है कि यार क्या इसको निपटा दूं, लेकिन फिर उसको एंजेला की हार्ट बीट सुनाई देती है जो धीरे धीरे करके फेड अवे हो रही है और फिर वो एंजेला को बचाता है। लेकिन इसी पूरी सीक्वेंस के पैरेलल में दिखाइए विल्सन फिस्क का भी अपनी केज से बाहर निकलना, क्योंकि वो एडम के पास पहुंचता है कुल्हाड़ी लेकर और कहता है ले मार मुझे। पहले तो मुझे लगा था कि विल्सन फिस्क एडम को ही निपटा देगा। मैं कसम से बता रहा हूं, अगर सपने में भी ऐसी साइड दिख जाए ना मुझे कि विल्सन फिस्क कुल्हाड़ी लेकर आ रहा है, मैं सोना बंद कर दूं 6 महीने के लिए। लेकिन यार एडम ट्राइज टू किल फिस्क, जो कि नहीं हो पाता और विल्सन फिस्क मुक्के मार मार के खत्म कर डालता है भाई को। अब ये पूरा का पूरा एपिसोड जो है एक काफी एम्बिगुअस नोट पे खत्म हुआ। मतलब डेयरडेविल वापस बन गया है क्योंकि वो बोलता है एंजेला से आई एम हियर। सो यार डेयरडेविल इज डेफिनेटली हियर, विल्सन फिस्क इज ऑल्सो हियर। मतलब दोनों ही अपने पुराने रास्तों पे वापस जा रहे हैं। लेकिन एक चीज और भी इंटरेस्टिंग है जो इस पूरे एपिसोड में मैंने समझी, और वो था कि म्यूज के कैरेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट टेक लिया है। कॉमिक बुक्स में देखो क्या होता है कि डेयरडेविल देख नहीं सकता, लेकिन उसके दूसरे सेंसेस इतने ज्यादा खतरनाक हैं, जिसमें से एक उसका रडार सेंस, तो क्वाइट लिटरली उसको एक तरह से चीजें दिखाई देता है। लेकिन म्यूज जो है वो एक इनह्यूमन या म्यूटेट टाइप की चीज होती है जो अपने अंदर से एक ब्लैक होल टाइप का जनरेट करता है डेयरडेविल के रडार सेंस के लिए, जिस वजह से डेयरडेविल उसे सेंस नहीं कर पाता। मतलब अगर 3 लोग खड़े हैं जिसमें से एक म्यूज है तो डेयरडेविल को वहां सिर्फ 2 ही दिखेंगे। और जिस तरह से डेयरडेविल यहाँ पर म्यूज से फाइट कर रहा था तो मुझे लगा कि शायद वो चीज म्यूज में अभी नहीं है, इसी वजह से वो उससे बहुत आसानी से लड़ भी रहा था। ऑल्दो वो जो 2 पंचेस वाला सीन था जहां पर मैट के मुंह से खून निकल रहा था और मैट अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाता, उसको ऐसे भी बताया जा सकता है कि क्योंकि डेयरडेविल उसे सेंस नहीं कर पा रहा था तो वो डिफेंड में नहीं कर पाया। लेकिन फिर उसने म्यूज को ढूंढा कैसे? आई मीन क्वाइट लिटरली वी सी अ सीक्वेंस जहां पर डेयरडेविल दौड़ता हुआ आता है और म्यूज के ऊपर उचक के मुक्का मारता है। सो वी नो डेयरडेविल कैन प्रीटी मच सेंस हिम। लेकिन अगले एपिसोड में देखते हैं होता है क्या, बिकॉज चीजें अब काफी इंटेंस हो चुकी हैं। ओनली 3 मोर एपिसोड्स टू गो। और एक मिनट गो सुन के कहां जा रहे हो? लाइक तो करो भाई।